नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी चैनल यूट्यूब फैमिली में जयसवाल कोचिंग सेंटर में मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, सभी को पता है एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपकी क्लास चल रही है। पर्यावरण ईवीएस की क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर फर्स्ट में हमने 20 क्वेश्चन की, क्लास नंबर सेकंड में 20 क्वेश्चन की और आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एक चैप्टर से। फिर कल हम दोस्तों नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन पर, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है। दोस्तों, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच होना, भोगवादी प्रवृत्ति होना या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण असंतुलन का कारण चेतना का अभाव भी है, भौतिकवादी सोच भी है और भोगवादी प्रवृत्ति। इनमें से सभी डी ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ता अंधाधुनीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं असमय आ रही हैं। सभी को पता होगा समय समय पर कुछ चीज़ें घटित होती रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण एक किसका स्रोत है, सभी कमेंट करेंगे। अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या इनमें से सभी का। तो पर्यावरण का एक स्रोत है, सभी जानते हैं किसका स्रोत है, अधिगम का भी और औषधि का भी, ऊर्जा का भी। उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, शिक्षक बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना। सभी प्यारे मित्रों का, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को कायम रखिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तैयारी जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक क्लास अटेंड करते रहिए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, 10% का नियम दिया गया। 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया, हमने पिछले क्लास में इस प्रश्न को डिटेल के साथ बताया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रत्येक साल पूछा जाता है प्रश्न और प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी को पता है लिंडमान द्वारा जो है 10% का नियम दिया गया था। और कब दिया गया था, 1942 ईस्वी में दिया गया था। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। ये भी आ सकता है कि लिंडमान का नियम या 10% का नियम किससे संबंधित है, तो यह ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। जंतु उत्पादक, हरे पौधे की शुद्धता, प्राथमिक उत्पादक यानी कि नेट प्राइमरी आपके जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका 10% भाग अपने में संचित या स्टोर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। अगला प्रश्न है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है, देखिए जैविक पर्यावरण में उत्पादक भी शामिल होते हैं, उपभोक्ता भी होता है और आपका अपघटक भी होता है। अर्थात यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और इस क्लास को आपने दिल से अवश्य लाइक कर लिया होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक आपको यहाँ पर इमेज दिखाई रही होगी, उस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिए। ऊर्जा संबंध का एक आरेख दिया गया है और इस आरेख में कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, बकरी मनुष्य शेर, सूरज बकरी मनुष्य, सूरज बकरी मनुष्य, सूरज पौधा शेर। तो इमेज के अकॉर्डिंग देखिए, पिक को देख रहे होंगे, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 सूरज, 3 बकरी और 5 मनुष्य। क्योंकि सभी को पता ऊर्जा श्रृंखला में सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% ही होता है। इसी को 10% नियम कहते हैं, लिंडमान नियम कहते हैं। और कब दिया गया था, 1942 ईस्वी में दिया गया था। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या कहलाता है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत, ओनली वन सन ऑफ सरदार, सन ऑफ लाइट, सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र इकलौता स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। प्रश्न आ गया कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल किसे कहते हैं, वो आपका सन ऑफ सरदार, सन ऑफ लाइट, सूर्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है। अब देखिए समझने वाली बात है,
देखिए कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी से ये सब घासी मैदान में रहते हैं। लेकिन जब भी प्लावक नाम दे दिया गया है तो प्लावक ये मछली का घासी मैदान कहलाता है। मछली कहाँ जल में रहती है, तो समुद्र में रहती है। तो ये वहाँ पर एक जैसे हमारे यहाँ चारा वगैरह होते हैं हरे, ठीक है ना, उसी प्रकार यह प्लावक होता है जो मछलियों के लिए होता है। तो ऐसी श्रृंखला जो घासी मैदान की नहीं, वह हमारा घासी मैदान का प्लावक मछली व्हेल नहीं होगा। क्या है, एक सूक्ष्म घास होता है जो मछलियों का आहार होता है। प्लावक को क्या है, छोटी मछलियाँ खाती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ जैसे व्हेल खाती हैं। तो उत्पादक प्लावक हो गया। प्राथमिक श्रेणी के यहाँ पे उपभोक्ता कौन हो गया, छोटी मछली। द्वितीयक श्रेणी की बड़ी मछली और तृतीयक आपका व्हेल हो जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है। सभी को पता है अत्यधिक चारण से क्या होता है, मृदा का अपरदन होने लगता है, मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव होने लगता है, जिसके कारण भूमि की उर्वरता जो होती है वह नष्ट हो जाती है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, सभी को पता है ह्यूमस निर्माण में अपघटक सहायक होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए कृषि के संदर्भ में मिट्टी के जो है सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। जो मिट्टी कृषि के संदर्भ में देखें, मिट्टी के जो सबसे ऊपरी परत होती है उसी को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है और अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाणु घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। साथ ही साथ इनमें जो निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए ह्यूमस से बनने से मृदा की जल धारक क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या आपका वातन क्षमता, एरिएशन कैपेसिटी तथा आपका जो है पोरोसिटी बढ़ जाती है, अर्थात सांद्रता की बात करेंगे। तो ह्यूमस की उपस्थिति में मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना दिया जाता है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या है, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है, जल चक्रण पर प्रभाव हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही होगा, कौन सा आपका नहीं होगा। देखिए वनों के परिणाम, हमारा वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश भी होता है। वन के कटान से जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन भी पड़ता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों का कथन जो है प्रमुख परिणाम होंगे वनों के कटान के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, नदी मुहाने के लक्षण क्या हैं। नदी मुहाने जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। उपरोक्त सभी की बात करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी मुहाने के जो लक्षण होते हैं, ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, टोटल इस क्लास पर हम 20 क्वेश्चन करेंगे। बहुत बड़ी क्लास भी नहीं करते हैं जिससे आपको बोरिंग भी ना लगे। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। सभी कमेंट करेंगे। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को ही जैव सांद्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। साथियों जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जल चक्र को नियंत्रित करने वाला कौन है, घास स्थल, वन, प्लावक या उपरहोरी। सभी को पता है जल चक्र को नियंत्रित करने वाले कौन हैं, आपके वन कहलाते हैं। क्योंकि समाज का सौंदर्य, पर्यटन, सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन के चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखते हैं। नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य भी आपके वन ही करते हैं। पेड़ों की कटाई घटाती है। पेड़ों की जो कटाई होती है वह क्या घटाती है, सभी कमेंट करेंगे। तो मृदा अपरदन, भूस्खलन, वर्षा या उपरोक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई से क्या है, वर्षा को घटाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब देखिए पर्यावरण के लिए कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। सभी को पता है प्लास्टिक हानिकारक है, बाकी कागज, धातु, कपड़ा उतना नहीं है जितना आपका प्लास्टिक हानिकारक है।
और आपके शिक्षक भर्ती प्रश्न में यह पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि आगे भी पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, और सभी को पता है, यहाँ से बता देता हूँ 30 से 40 प्रश्न जो है आपके 4 से 5 प्रश्न पत्र पुराने उठा लीजिए, आपको 50% अंक तो वहीं से प्राप्त हो जाएंगे, बिल्कुल 100%। 4 से 5 पहले जो आपके एग्जाम हुए हैं उनको उठा के एक बार रीड कर लीजिए, 30 से 40% आपके वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सभी कमेंट करेंगे। तो आसपास के वातावरण में पशु पौधे के जो संबंध के अध्ययन का करा जाता है उसी को ही साथियों पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। और पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था, जो एग्जाम पर पूछा जाता है। जैसे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो सभी को पता है इकोलॉजी शब्द की रचना और कोई नहीं, अर्नेस्ट हैक्ले ने की थी। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। अर्नेस्ट हैक्ले ने सर्वप्रथम प्राणी विज्ञान के शास्त्री कहलाते हैं। इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द की प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, एक आपका ओइकस और हाउस, लोगोस स्टडी। 2-3 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं। साथियों, इनमें से अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं माना जाता है? पौधे को, वायु को, पानी को या मिट्टी को? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। तो साथियों, राइट आंसर क्या होगा? किसमें अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं है? सभी कमेंट करेंगे। अजैविक पर्यावरण एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। वायु, पानी, मिट्टी, पौधे। देखिए, पौधे जो होता है ये किस में आता है? पौधा आता है जैविक में, जैविक पर्यावरण में आता है, ठीक है। तो आपका यह नहीं माना जाएगा अजैविक में। और वायु, पानी, मिट्टी ये अजैविक पर्यावरण में आते हैं। तो जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण आपने दोनों अच्छे तरीके से समझ लिया। और भी एग्जाम्पल बता देते हैं। जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे ये जैविक पर्यावरण है। जल, चट्टान, मिट्टी, वायु, सूरज, तापमान, आर्द्रता पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटकों के एग्जाम्पल है। जीव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जीवित जीवों को क्या है? प्रभावित भी करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जो जीवाणु होता है उसके जीवित वातावरण, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक या अजीवित कारक कहा जाता है। आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, आपके सिलेबस में है, इसलिए जो तैयारी होगी वो 0 से लेके शिखर तक की तैयारी होगी। 0 से लेके शिखर तक की तैयारी कीजिए। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को दोस्तों जैविक कारक कहा जाता है। जैविक घटक जीवित चीज़ें हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र को आकार देती हैं, जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव प्रजाति इको प्रणाली को किस श्रेणी में आती है? जो मानव प्रजाति है वह इको प्रणाली के किस श्रेणी पर आती है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या प्राणीमंद प्लवक, या हम कह सकते हैं जूप्लैंक्टन। तो मानव प्रजाति इको प्रणाली को किस श्रेणी में आती है? सभी को पता है, सर्वाहारी, ओमनिवोर्स की बात करेंगे। तो ये रहे दोस्तों क्लास नंबर 3 और हम पहले कंसेप्ट के 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम नेक्स्ट कंसेप्ट लाएंगे, ईवीएस का पार्ट का जो रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो शून्य से लेके शिखर तक की तैयारी करना है तो इस चैनल पर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर एक क्लास का, और हर एक क्लास के आपको फ्री आप नोट्स भी प्राप्त होता रहे। तो जल्दी टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।